नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, जिनसे आज हम उत्तराखंड के तमाम विषयों को लेकर आज खास बातचीत करने वाले हैं। सीधे आपका परिचय करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी। नमस्कार, धन्यवाद। गोविंद जी, एक बहुत ही अहम सवाल आपसे है क्योंकि चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आप मुख्यमंत्री को तमाम सलाहें भी देते हैं, किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं आपकी? देखिए, मैं बेसिकली पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के साथ साथ फिर मैं मीडिया का शिक्षक बन गया और शिक्षक के दायित्व से मुक्त होने के बाद जो है मुझे ये काम मिला है और मुख्यमंत्री जी का प्रसाद है एक तरह से कि उन्होंने मुझे बुलाया कि आप रिटायर होकर के कहीं और न जाएं, आप हमारे साथ आएँ। और फ़िलहाल तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मेरे पास प्रेशर वाला काम नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि मीडिया सलाहकार का काम जो है बहुत प्रेशर वाला होगा, पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन यह है कि सरकार की जो भी अच्छी नीतियां हैं, अच्छे कार्यक्रम हैं, जो भी काम किए उसने और जो भी उपलब्धियां सरकार की हैं, उनको वो ठीक से जनता तक पहुँचें और जनता उनको उसी रूप में ले जिस रूप में उनको शुरू किया गया है। तो एक बेसिक मोटे तौर पर ये दायित्व है। और उसके अलावा अखबारों के साथ जो है वो संपर्क करना, संपादकों के साथ मिलना और तमाम इस तरह के जो लोग हैं उनसे मिलना और सरकार की छवि जो है उसको प्रस्तुत करना, ये मेरा काम है। मीडिया सलाहकार समिति क्या नीतिगत फैसले लेने में, सुझाव देने में आखिरकार किस तरीके से सफलदायक साबित हो पाती है मुख्यमंत्री? सुझाव देते हैं, सुझाव तो देते ही रहते हैं और उनको मानना फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है, दायित्व है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर सलाहकार जैसा शब्द से ही समझ में आता है कि सलाहकार सलाह देता है और जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार की जिम्मेदारी, आखिरकार वो क्या कुछ फैसले लेगा। लेकिन आखिरकार सरकार की जो तमाम योजनाएं इस वक्त संचालित हो रही हैं, जनता के बीच उनको पहुंचाना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम हो जाएं या फिर तमाम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो जाए, लेकिन जनता के बीच मुख्यमंत्री और जनता का जो संवाद स्थापित करना है वो कैसे हो पाता है? देखिए, इसमें जो है एक तो सरकार की अपनी मशीनरी है, जो पीसीएस के थ्रू जो है लोग आते हैं, वो भर्ती होते हैं, सूचना अधिकारी हैं। हर ज़िले में 2, 3, 4 इस तरह से हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा देहरादून में, दिल्ली में एक और डिपार्टमेंट है जो पूरा काम करता है। तो एक तो सरकार की अपनी मशीनरी है, उसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। जहाँ भी कमी होती है उसको पूरा किया जाता है। लेकिन असली समस्या ये होती है कि आज की तारीख में मीडिया का इतना ज़्यादा फैलाव हो गया है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी पहले केवल पत्रकारिता थी, आज सिर्फ पत्रकारिता नहीं है, उसमें सोशल मीडिया है, उसमें पोर्टल्स हैं, उसमें डिजिटल मीडिया के बहुत सारे आयाम हैं। तो उन सब को संभालना और उन सब से ये अपेक्षा करना कि ये हमारे हिसाब से ठीक से काम करेंगे या सरकार के पक्ष में ही लिखेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सोशल मीडिया को फिर किस तरीके से देखते हैं आपकी? सोशल मीडिया कितना ज़्यादा बीच में एक पिलर बनकर खड़ा हो चुका है, जिस वजह से कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है? दोनों बातें हैं। मतलब ये जो सोशल मीडिया है उसने एक तरह से जनता को हथियार भी दिया है। जनता की चैनलों के ऊपर या अखबारों के ऊपर जो निर्भरता थी वो भी ख़त्म हो गई है और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट वो देता है। क्योंकि जैसे कहीं हम लोग जा रहे हैं सड़क पर और कोई घटना घटती है, 2 लोगों में झगड़ा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे जेब में मोबाइल है, तुरंत फ़ोटो खींचा और तुरंत उसको अपलोड कर दिया। तो ये जो है फर्स्ट हैंड एक तरह से रिपोर्ट है। इसमें किसी तरह की गेट कीपिंग नहीं है, किसी तरह की स्क्रीनिंग नहीं है, न ही किसी तरह की एडिटोरियल पॉलिसी यूज हुई है। तो इसलिए जो है वो उसको संभालना और वो उसको ठीक से करना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी तक हमारे देश में जो भी कानून है रेगुलेट करने के लिए सबको,
वो आईटी एक्ट के तहत ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए हैं। 2021 में डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड भारत सरकार ने बनाया है, तो वो कोड है, संहिता है एक तरह से, लेकिन उसको मानने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्यता उस तरह से नहीं है। तो आईटी एक्ट के तहत जो है वो कानून तो है, रेगुलेशन है, मगर वो पालन नहीं कर पाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा बंधन या उसको जो है बंदिशों में भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि फिर लोकतंत्र का मामला आ जाता है। तो हर आदमी है जो अभिव्यक्ति चाहता है। तो आप डील कैसे करते हैं जो कि अनफैक्टफुल सी न्यूज़ आ जाए, भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, सरकार की कोई भी योजना पहुंचानी होती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले दिखा दिए जाते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत देर में पहुंच पाते हैं। तो आखिरकार इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है? आप देखिए, कोशिश की जाती है कि जो इस तरह से कर रहे हैं उन तक पहुंचा जाए और उनको सही तस्वीर समझाई जाए, जो सही जो रुख है घटना का वो बताया जाए, और अदरवाइज जो है वो धीरे धीरे 2-4 दिन लगते हैं। कई बार यही आंदोलन का रूप धारण कर लेता है, फिर मुख्यमंत्री जी हमारे खुद सामने आते हैं और खुद जो है उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने एक्टिव हैं कि वो खुद ही जो है वो एक मतलब सारे जितना भी सारा हमारा पीआर का काम होता है वो खुद ही अकेले कर डालते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो राजनीति में भी कुछ इसी तरीके से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सभी पार्टी के अपने सोशल मीडिया हैंडल भी हैं जिसके जरिए एक दूसरे पर निशाना भी साधा जाता है। उत्तराखंड की राजनीति का अता पता जो है वो सीधे सोशल मीडिया से ही पता चल जाता है। हाल फिलहाल भी देखने को मिला एआई टेक्नोलॉजी का, चैट जीपीटी का यूज़ करके किस तरीके से एक पोर्ट्रेट्स बना दिए जाते हैं और उससे एक करेक्टर जिसे कहेंगे डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सही है? ये सही तो नहीं है, मतलब जिस तरह से जितनी निर्भरता होगी, क्योंकि सोशल मीडिया अपनी जगह पर सही है, एक बेसिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने के रूप में उसका महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी है कि उसने जनता को सशक्त किया है, आम आदमी के हाथ में एक हथियार दिया है, ये भी ठीक है, मगर क्या है कि वो सचमुच पत्रकारिता भी बन जाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो पत्रकार क्या जाएंगे जिन्होंने अपने 10 साल 20 साल पढ़ाई करके, पत्रकारिता की पढ़ाई करके ट्रेनिंग ली है, अपने आप को घिसा है और पत्रकारी जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, उनको समझा है और उसके हिसाब से फिर जो है वो खबर को बनाना और पेश करना सीखा है। तो वो सब जो है आम आदमी को तो नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि जो मैं खबर दे रहा हूँ या जो खबर के नाम पर जो मैं परोस रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जनता कैसे इसको लेगी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैंने तो 2 लोग को झगड़ते हुए देखा और फोटो खींचा और अपलोड कर दिया, फेसबुक में चला गया, और ये नहीं मालूम कि उसकी वजह से कहीं दूसरी जगह पर दंगे हो सकते हैं, कहीं जो है वो आपस में झगड़ा शुरू हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, ये सब समस्याएं जो है वो जानता नहीं है। तो इसलिए जो है ये मतलब जो सोशल मीडिया है उसका अपना एक बेसिक महत्व है, लेकिन वही सब कुछ पेश कर देना वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जैसे सोशल मीडिया का हम पर्सनल यूज़ करें वो बेहतर है, लेकिन अगर हम उसका पब्लिक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे को वो एथिक्स, वो उसके नॉर्म्स पता होने चाहिए, जिस वजह से और लोग इससे परेशान ना हो, मिस कम्युनिकेशन कंडक्ट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तभी तो फिर पत्रकारिता की पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। और मैं अब थोड़े से विकास से जुड़ी बातें करना चाहूँगी आपसे, और सरकार की तमाम योजनाएं जो संचालित हो रही है उनसे भी जुड़े हम आपसे सवाल करने वाली हैं। तो उत्तराखंड में सबसे प्रमुख जो इस वक्त समस्या बनी हुई है वो है पलायन जी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, जिसको लेकर आए दिन जिसे कहेंगे प्रदर्शन होते हैं। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन भी करता है और सरकार पर निशाना साधता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं? आखिरकार इसको लेकर इतने समय से सत्ता में बैठी सरकार इसको लेकर क्या योजनाएं बना चुकी है? देखिए, जहाँ तक पलायन का सवाल है वो एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेनन है, केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है। वो बात सही है कि हमारे देश में जैसे हिमाचल से थोड़ा सा कम हुआ है पलायन, लेकिन हमारे यहाँ से जो कि लगभग एक जैसी परिस्थितियां हैं, हमारे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हुआ है जी। लेकिन ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की समस्या है, ये अफ्रीकी देशों की समस्या है,
और भी तमाम जितने देश हैं, खास करके विकासशील देश हैं, वहाँ ये सब हो रहा है। क्योंकि पहले हमारी एक जो व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था, वो ग्राम आधारित थी, ग्राम्य व्यवस्था थी, एग्रेरियन सोसाइटी हम लोग थे। अब वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से हट करके उसका जो शिफ्ट है वो इंडस्ट्री की तरफ आ रहा है, और इंडस्ट्री जो है वो शहरों में ज़्यादा है। तो गांव से शहर की तरफ पलायन, ये अंतर्राष्ट्रीय सच्चाई है, ये इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सुविधाएं सबको चाहिए, और शहरों में सुविधाएं हैं, शहरों में को मैनेज करना सुविधाओं को वो भी आसान होता है। जब इकट्ठे एक जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। तो एक तो ये समस्या है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में पलायन का एक दौर जो है 1950-60 के आसपास आया था, 1980-90 तक वो दौर चला। फिर उसके बाद राज्य बनने के बाद दूसरा दौर, जो बड़ा दौर आया, वो इंटरनल माइग्रेशन है, यानी कि गांव से पास के कस्बे तक, यानी ग्रामीण जो सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है, और वहाँ से उठ करके लोग शहरों में, अपने पास के ही शहर में आने लग गए हैं। तो ये इस तरह का पलायन सन 2000 के बाद, राज्य बनने के बाद हुआ है। तो ये इसको रोकने की कोशिशें बहुत हो रही हैं, और पहले की सरकारों ने भी कोशिशें की हैं अपनी तरह से, और ये वर्तमान सरकार भी कर रही है। कोविड के दौरान बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, तब 5 लाख 10 लाख के करीब लोग यहाँ, 10 लाख के करीब लोग आए थे, और ये उम्मीद जगी थी कि शायद ये लोग यहीं रह जाएंगे, लेकिन वो रहे नहीं। वो जैसे ही कोविड हटा और उसके बाद जो है फिर चले गए। तो लेकिन इधर जो है जो स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे वाइब्रेंट विलेज स्कीम है पहाड़ों के एकदम सीमांत गांव के लिए, या फिर होम स्टे योजना है, या टूरिज्म का जो विकास है, या फिर फलों को बढ़ावा देने का मामला है, एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, ड्रैगन फ्रूट का मिशन है, हर तरह के जो है फलोद्यान को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जो है लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जो जिनको शहरों की समस्याओं से जो अच्छी तरह से जानते हैं, उनको लगता है कि शायद गांव में हमारा ठीक से हो सके, और वो लोग अपने व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं। तो इसी से निकल कर वो टर्म निकल कर आ रहा है, रिवर्स पलायन। जी, रिवर्स पलायन हो रहा है। आज की तारीख में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले पलायन आयोग की एक बैठक हुई थी, उसमें बताया गया था कि 6200 परिवार जो है यहाँ रिवर्स पलायन करके आए हैं। तो इसमें हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, विदेशों से भी आ रहे हैं, और जो हमारे देश के अलग अलग शहरों में जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को, पत्रकारों को ही जानता हूँ, जो जिनकी नौकरी छूट गई 40-50 की उम्र में, वो अब गांव में आकर के कोई सेब का काम कर रहा है, कोई फल लगा रहा है, कोई मशरूम का काम कर रहा है, तरह तरह के काम कर रहे हैं, जो अपने गांव में वापस आके अपने एक नए स्टार्टअप और एक नए बिजनेस की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, पर्यटन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार सरकार की क्या कुछ पॉलिसी है, मीडिया का इसमें क्या कुछ रूल है। इन्हीं सवालों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर गोविंद जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद है। खास मुलाकात में हम उनसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। गोविंद जी, सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, और मैं आपसे जानना चाहूंगी पर्यटन को लेकर मीडिया की क्या कुछ भूमिका है, किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि पर्यटन उत्तराखंड का आगे बढ़ पाए। निश्चित रूप से, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया ही है जो चीज़ों को जनता तक पहुंचाता है, जो दूर दराज लोग बैठे हैं उन तक भी पहुंचाता है। तो पर्यटक आम तौर पर बाहर से आता है और यहाँ आकर के रहता है, यहाँ आकर के यहाँ के प्रकृति का, यहाँ के आबो हवा का वो लुत्फ़ उठाता है। तो इसको निश्चित रूप से यदि मीडिया का सहारा न लिया जाएगा तो संभव नहीं होगा। तो ये तो है, और पर्यटन भी काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ पिछले 4-5 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और पहले जहाँ हमारे साल में 3-4 लाख तक लोग आते थे, अब 8 लाख लगभग आ रहे हैं। मतलब साल में लगभग 8 लाख लोग आ रहे हैं। इसमें तीर्थाटन अलग है, जो केदारनाथ यात्रा या 4 धाम यात्रा होती वो अलग है, लेकिन पर्यटन में लगभग 8 लाख लोग हर साल आ रहे हैं। 3 साल के जो आंकड़े पिछले दिनों आए थे तो वो 25 लाख के आसपास आ रहे थे। तो काफ़ी बढ़ा है, और उसकी वजह शायद एक ये है कि सरकार ने नए नए फ्रंटियर्स खोले हैं, नए नए डेस्टिनेशंस जो है वो तलाशे हैं।
तो उसमें से एक है जो अभी तक आमतौर पर जो धार्मिक पर्यटन के नाम पर 4 धाम यात्रा ही होती थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री ही लोग जाते थे। अब जो है एक और नया फ्रंट खोला गया जो आदि कैलाश और वहाँ का कुमाऊं की तरफ का मानस खंड पर्वत मंदिर माला का, जिसमें लगभग 500 के आसपास मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है और वो सब अपना अपना उनका महत्व है। अभी तक जैसे क्या था कि जैसे मिसाल के लिए कैंची धाम है, वो एक छोटी सी जगह थी, हम लोग आते जाते थे और कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी उसमें, लेकिन अब आप यदि वहाँ से गुजरें तो आपको बहुत मुश्किल होगी क्रॉस करने में, इतनी भीड़ होती है। बिल्कुल। तो वो जगह हैं लेकिन उनका महत्व नहीं था। अब जो है मानस मंदिर मंदिर माला के योजना के तहत जो है सारे ही मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें खास करके बैजनाथ है, जागेश्वर है और आदि कैलाश क्षेत्र के जितने भी हमारे शिव के मंदिर हैं उन सब को सुधारा जा रहा है। तो अब बड़ी संख्या में लोग उस तरफ भी जा रहे हैं। तो एक तरफ से जो कुमाऊं का जो अंचल था जहाँ कम लोग पर्यटक, उस तरह के पर्यटक नहीं जाते थे, धार्मिक वाले पर्यटक तो बहुत जाते थे मगर वैसे नहीं जाते थे। तो अब जो है एक नया फ्रंट, एक तरह से नया डेस्टिनेशन बना है, तो वो भी अच्छी बात हुई है। और इसके अलावा योजनाएं बहुत सारी शुरू की हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। होम स्टे योजना बहुत बड़ी है। होम स्टे के तहत काफ़ी लोग फील्ड में आए हैं, जो इस क्षेत्र में आए हैं, खास करके जो जैसे हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, ये जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ का जो सीमांत इलाका है, तो इन इलाकों के जो सीमांत गांव के जो लोग हैं वो लगभग पलायन कर चुके थे। वो क्योंकि वहाँ बहुत जीवन परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल हैं और जो 1955 से पहले चीन के साथ व्यापार होता था, तिब्बत के साथ, वो भी ख़त्म हो गया। तो वो लोग जो है या तो नौकरियों में चले गए या फिर वहाँ से पलायन करके बाहर आ गए थे। तो हमारी जो रक्षा पंक्ति है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वो इलाका होता है क्योंकि चीन के बॉर्डर में है। तो रक्षा पंक्ति की जो हमारी पहली रक्षा पंक्ति है, वो गांव के जो लोग वो पलायन कर रहे थे। तो इधर वाइब्रेंट विलेज योजना हालांकि सरकार, केंद्र सरकार ने शुरू की, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने, राज्य की वर्तमान सरकार ने उसको बहुत आगे बढ़ाया है और सचमुच उसको इम्प्लीमेंट करके ये किया है। खास करके आदि कैलाश का डेस्टिनेशन नया खोलने की वजह से इस इलाके में काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं और उनकी इनकम भी हो रही है। देखो देखिए, चारधाम यात्रा को हमेशा से आर्थिकी का रीढ़ माना जाता है उत्तराखंड की, और अब तो तमाम श्रृंखला में जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, पुनर्निर्माण भी किया जाएगा और बहुत ही सुंदर इस पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते बहुत सारे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि हर साल देखने को मिलता है कि लाखों की संख्या में हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, लेकिन इसी बीच आपदाओं का दौर भी देखने को मिलता है। आखिरकार इसको लेकर सरकार अभी तक कोई ठोस योजना या फिर ठोस, जिसे कहेंगे, नियम क्यों नहीं ला पाई है कि आखिरकार इन जो मैनमेड डिजास्टर्स इनको कहा जाता है कि इनको रोका जा सके? क्योंकि अब देखने को मिल रहा है साल दर साल ये आपदाएं बढ़ती जा रही है और इनका प्रभाव भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरह से मैनमेड कहना पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, ये मैनमेड भी है एक तरह से, यदि बृहत्तर संदर्भ में देखें तो मैनमेड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये समस्या भी केवल उत्तराखंड की नहीं है। बिल्कुल। केवल आपदा यहाँ भी नहीं आती है, कश्मीर में भी बाढ़ आई है, हिमाचल में भी आई है, अरुणाचल में बहुत होता है। तो इस तरह से लगभग जितने भी पर्वतीय इलाके हैं ये सभी एक तरह से डिसास्टर प्रोन इलाके माने जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि यहाँ बरसात ज़्यादा होती है और हमारा जो हिमालय है वो बहुत कच्चा है। बिल्कुल। मतलब बहुत ही फ्रेजाइल उसका नेचर है, बहुत कम उम्र का हिमालय है ये। तो इसलिए जो है यहाँ मुश्किल होता है, इस प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए केवल यहाँ के लोग दोषी नहीं हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए सारी दुनिया के और जो अमीर देश जो हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ऐसे ही देश के अंदर भी यदि आप देखें तो जो महानगरों के जो लोग हैं, जो ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, जो ज़्यादा एसी चला रहे हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं।
तो हम जो महानगरों में रहने वाले लोग, दिल्ली में, बम्बई में, इधर जो रहने वाले लोग हैं बड़े शहरों में, वो ज़्यादा जितना ही उपभोग ज़्यादा करेंगे, जितना ही प्लास्टिक का ज़्यादा कचरा बाहर फेंकेंगे, और जितना ही हम लोग एसी का या दूसरे जो गर्मी पैदा करने वाले जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, उनका असर जो है पर्यावरण पर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से जो है अब पहले क्लाउड बस्ट की घटनाएं पहले भी होती थी, बहुत पहले, मतलब 100 साल पहले भी होती थी, लेकिन उतनी नहीं होती थी। और अब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक ही जगह पर जो है, जिस तरह से शहरीकरण की वजह से एक ही जगह पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ रहा है, वैसे ही वहाँ बादलों का भी घनत्व एक ही स्थान पर बढ़ने लग गया है। तो बादल इकट्ठे होते हैं तो वहीं पर जो है बारिश होती है, क्लाउड बस्ट होता है, वहीं पर बारिश एकदम से मूसलाधार बारिश होती है, और इससे जो है वो समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसलिए सरकार जो है वो यही है कि सरकार को एक तरह से उसका जो नुकसान है वो किस तरह से कम हो, इस पर ध्यान देना पड़ता है। पहले की सरकारें भी अपनी तरह से करती रहती हैं, ये सरकार कुछ ज़्यादा सक्रिय है। खास करके मुख्यमंत्री जो है वो खुद जब भी आपदा होती तो खुद जो है घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते हैं, जिससे जो है वो फील नहीं होता है। मतलब संकट है, आपदाएं भी आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार की अपनी कोशिशें इतनी त्वरित होती हैं कि उसका असर जो है वो उतना नहीं होता है। जब भी कोई पर्यटक उत्तराखंड आता है तो यहाँ की प्रकृति से रूबरू होना बहुत पसंद करता है। तो आजकल होटल्स और रिजॉर्ट्स भी इतने ज्यादा करीब बना दिए जाते हैं कि व्यू पॉइंट बना दिया गया है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको वो सौंदर्य दिखेगा, पहाड़ दिखेंगे, वो दृश्य दिखेगा। और पर्यटकों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं जो कि नॉर्म्स का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है। अब थोड़ा सा जिस तरीके से पर्यटकों का आना जाना हम लोग देख पा रहे हैं, इससे जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में हमने बातचीत कर ली। अब कुछ समय बाद कुंभ का भी आयोजन होने वाला है, अर्ध कुंभ का। आखिरकार उसको लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं? सरकार ने अभी से योजनाएं शुरू कर दी हैं। उनकी समीक्षा बैठक अभी हुई है हरिद्वार में, और केंद्र सरकार से जो पैसा मांगा गया था, केंद्र सरकार ने भी 500 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। तो काम वहाँ होगा, और वहाँ जो घाट हैं उनका पुनर्निर्माण होगा। घाट ऑलरेडी हैं, लेकिन उनका ठीक से रख रखाव होगा, और जो बाकी पार्किंग की सुविधाएं हैं, मेला क्षेत्र है, उसके विकास का मामला है, इन सब चीज़ों पर अभी से काम शुरू हो रहा है। समितियां बन रही हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी लूप में लिया जा रहा है। तो काम शुरू हो गया एक तरह से। और इसी के साथ 2027 में चुनाव भी होने वाले हैं। बिल्कुल। इसको लेकर क्या कुछ सरकार की तैयारियां? सरकार तो वैसे तो जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का मसला है, वो हमेशा ही चुनाव के मूड में रहते हैं। वो हमेशा जो है वो आराम की मुद्रा में नहीं है, मतलब वो कभी भी आराम के मूड में नहीं रहते हैं, तो हमेशा दौड़ भाग में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं उनके बारे में कोई कह सकता है कि चलो चुनाव के समय ही इन्होंने चेहरा दिखाया। जो पहले के नेताओं के बारे में कहा जाता था, वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। हर दिन 2 या 4 सभाओं को संबोधित करते हैं, गाँव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, दूर दराज। अभी उत्तरकाशी में है तो अभी फिर टेहरी पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जनता के बीच रहने वाला ऐसा मुख्यमंत्री बहुत कम मिला है इस प्रदेश को। तो इसलिए हमारे यहाँ बीजेपी में तैयारी चलनी शुरू हो गई है, और पहले से भी थे और अब तो है ही है। विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है कि सरकार धरातल पर कोई कार्य करती नजर नहीं आ रही है। सरकार और सिर्फ कानून व्यवस्था का उल्लंघन भी कर रही है, कानून व्यवस्था को कायम नहीं रख पा रही है, सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, रोजगार, पलायन, ऐसे तमाम विषयों को उठा रहा है। राजधानी का मुद्दा उठ चुका है। क्या लगता है कि इस बार सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, जिम्मेदारी होने वाली है कि जनता के बीच वो भरोसा, वो विश्वास कायम करना होगा? देखिए, वैसे तो हर चुनाव एक चुनौती होता है, बिल्कुल, और ये भी चुनौती ही की तरह से इसको भी लिया जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष है वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। आपको थोड़ा प्रदर्शन वगैरह यहाँ होते हैं देहरादून में, तो सारे ही दल मिल करके प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। तब लगता होगा कि शायद बड़ा भारी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं।
और जो मुद्दे हैं जैसे रोजगार का मुद्दा है, पहली बार सरकार आई जिसने 4 साल में मैक्सिमम रोजगार दिए हैं। सरकारी नौकरियां जिन पर एक तरह से बैन लगे रहते थे हमेशा से, वो जो है रिलीज हुए हैं। 28,000 लोगों को रोजगार, गवर्नमेंट की रेगुलर सर्विसेज मिली हैं यूके एसएससी और उत्तराखंड पीएससी के जरिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। हर साल जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं। पहले ये हर साल नहीं होते थे। और यही नहीं, और राज्य जो हैं वहाँ भी रेगुलर नहीं होते, हर साल नहीं होते मतलब ये पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम। तो यहाँ रेगुलर हो रहे हैं। और ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो भी बहुत रेगुलरली हो रहे हैं। उपनल के जो लोग हैं उनको एक सम्मानजनक स्थिति पर ले आए हैं। 22,000 उनकी संख्या थी, वो भी मामूली बात नहीं है, क्योंकि अब तक की सरकारों के सामने बहुत समय से वो लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यही सरकार जो है उसको कर पाई। तो एक तरह से जहाँ तक रोज़गार का मामला है वो, और रोज़गार की जो दर है हमारी वो कम हुई है। पहले 8% बेरोजगारी इस प्रदेश में थी, अब 4% पर रह गई है। तो आंकड़े भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उस हिसाब से उत्तराखंड में जो बाकी जो नेशनल एवरेज है वो 5 से 5.5% का है, उससे कम हमारे यहाँ बेरोजगारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग को रोज़गार मिल गया है, लेकिन एक तो सरकारी रोज़गार भी ठीक ठाक स्थिति में दिए जा रहे हैं जी, लेकिन साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी बहुत सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। सरकार की तो तैयारियां हैं, चुनावी मोड में सरकार नजर आ रही है, लेकिन 2027 किसके पाले में जाएगा ये देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि जनता इस बार बहुत ज्यादा सचेत है और बहुत सोच समझकर इस बार डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल इसमें देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार जनता किसको वो राजगद्दी देगी, किसको चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, तो अभी आप धन्यवाद। सुन रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, जिनसे हमने उत्तराखंड के तमाम विषयों पर चर्चा की, और ऐसी ही चर्चाएं जारी रहेंगी। खास मुलाकात में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।